नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का और मैं हूं शीतल राजपूत। दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। अगर इस पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो देश धर्म आधारित असंतुलन और जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर बढ़ जाएगा। भागवत ने कहा कि महिलाओं की आजादी और बराबरी के अधिकार पर भी हमें जोर देना होगा। प्रणाम। 1 2 3। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो। एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी। बढ़ती आबादी के खतरों से आगाह करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत देश महादेश की सीमा लांघ गए। 1 2 3। मकसद ये बताना था कि जनसंख्या के असंतुलन से देश की सरहदें बदल सकती हैं, जबरन धर्मांतरण और घुसपैठ जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सूडान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका। संघ प्रमुख को जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी लगता है, लेकिन जब 7 साल से उन्हीं की विचारधारा में पले बड़े लोग गद्दी नशीन हैं, तो फिर ये कानून बन क्यों नहीं पाया? क्या ये सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश पर है? क्योंकि यूपी चुनाव से पहले भी बीजेपी नेताओं ने जनसंख्या नियंत्रण पर खूब बयानबाजी की थी। योगी आदित्यनाथ ने तो अपनी पिछली पारी में ही जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी थी। ड्राफ्ट बिल में साफ किया गया था कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभिभावकों को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। ऐसे लोग पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन क्या केंद्र सरकार ऐसा कर पाएगी? क्योंकि अभी 3 महीने पहले ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण प्रवार ने साफ कर दिया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या मोहन भागवत की चिंता सिर्फ बढ़ती जनसंख्या है या फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य का हथियार भर है। अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है हिंदुस्तान में। अभी भी बच्चों की मृत्यु हो रही है। अभी मैं अमरावती गई थी, वहाँ पिछले 6 महीने में 45 आदिवासी बच्चों की मृत्यु हुई केवल कुपोषण के लिए। तो आप डेवलपमेंट का गारंटी नहीं देंगे और आप जबरदस्ती इस प्रकार की रोक लगाएंगे तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये दुनिया के अनुभव ये बताता है डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। अपने इकोसिस्टम में अपने जैसे ही लोगों से आप मिलेंगे ना, तो लगेगा कि आपकी बात को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा है। भाजपा को वोट चुनाव में और हिंदू राष्ट्र के प्रति ट्रैक्शन 2 अलग चीजें हैं। अगर हिंदू समझना होगा ना, तो मैं अभी भी मोहन भागवत जी से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति में जाइए और गांधी के हिंदू और गांधी के राम का अध्ययन करिए। विजयदशमी समारोह में आरएसएस ने पहली बार किसी महिला को मुख्य अतिथि बनाया। 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली संतोष यादव को चीफ गेस्ट का दर्जा दिया गया। संघ प्रमुख ने साफ किया कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिए बिना समाज की तरक्की मुमकिन नहीं है। तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग
हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। हमारे यहां उनको माता मानते हैं, वत्सलता उनका गुण है, जगत जननी के रूप में उनकी कल्पना करते हैं। लेकिन ऐसी कल्पना करते करते क्या हमको विस्मृति हो गई पता नहीं। एक तो उनको जगत जननी मान के पूजा घर में बंद करते, अथवा द्वितीय दर्जे का मानकर घर में बंद करके रख देते। ये दोनों अतिवादिताओं को छोड़कर मातृशक्ति को सशक्त बनाना, प्रबुद्ध बनाना, उनको बराबरी के अधिकार से सार्वजनिक कार्यों में, परिवार के कार्यों में सर्वत्र निर्णय की स्वतंत्रता और निर्णय में बराबरी की साझेदारी देते हुए सक्रिय करना, इसकी आवश्यकता है। महिलाओं के मुद्दे पर भी आरएसएस हमेशा अपने विरोधियों का निशाना बनता रहा है। विरोधियों का कहना है कि पर्वतारोही पद्मश्री संतोष यादव को मुख्य अतिथि बनाना भी छवि सुधार का ही हिस्सा लगता है। Principles of communal harmony, of peace, of the rights of equality of men and women beyond castes and classes, is that not the concept of what is good? And is that not the concept of what is evil, those who want to destroy the Constitution? 3 तलाक और धारा 370 के बाद ये सवाल पूछा जाने लगा कि आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे में आगे क्या होगा। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया तो पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। तब बीजेपी के समर्थन से ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे थे और उनकी पार्टी जेडीयू ने शाह के बयान पे कड़ा एतराज जताया था। आखिरकार सुशील मोदी को यह कहना पड़ा था कि ये सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों को लेकर है। सवाल है कि क्या आरएसएस वाले ऐसे बयानों के जरिए जनता की नब्ज टटोलना चाहते हैं? खामोश समंदर में कंकड़ फेंककर हलचल की था लेते हैं। विनोद जगदाले, नागपुर, न्यूज़ 24। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश की झोली सौगातों से भर दी। पीएम ने बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया तो साथ ही 3,650 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू हो गया। पीएम मोदी भी इसके साक्षी बने। कुल्लू दशहरा के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री आए, भगवान रघुनाथ के आगे नतमस्तक हुए, देर तक हाथ जोड़ रथ यात्रा को निहारते रहे। भगवान रघुनाथ की तरफ से पीएम मोदी को बग्गा, दुपट्टा, फूल माला और प्रसाद भेंट किया गया। रथ मैदान में हजारों लोगों की भीड़ के बीच पीएम मोदी तकरीबन घंटे भर रुके रहे। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा देखने पहुंचे पीएम प्रोटोकॉल तोड़कर ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में दाखिल हो गए। हजारों लोगों की भीड़ के बीच भगवान रघुनाथ के रथ के पास जा पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी ने बिलासपुर में एम्स का लोकार्पण किया। साथ ही हिमाचल प्रदेश को 3,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। बिलासपुर के लुहणू मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हिमाचल की रोटी खाई है और इसका कर्ज चुकाना उनका फर्ज है। और ये अगर एम्स बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, अगर टनल बना है तो आपके एक वोट की ताकत है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बना है
तो ये आपके वोट की ताकत है। अगर मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है तो ये भी आपके वोट की ताकत है। बिलासपुर को करोड़ों की सौगात देने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना पिछली सरकारों को निशाना बनाया। ये आरोप लगाया कि पहले सिर्फ शिलान्यास के पत्थर लगाए जाते थे, अब काम हो रहा है। हमने देश में लंबे समय तक एक विकृत सोच को हावी होते देखा है। ये सोच क्या थी? अच्छी सड़कें होगी तो कुछ राज्यों और कुछ बड़े शहरों में होगी, दिल्ली के आसपास होगी। अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होंगे। अच्छे अस्पताल होंगे वो तो दिल्ली में ही हो सकता है, बाहर हो ही नहीं सकता है। ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी मंडी हो, आईआईएम सिरमौर हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा या धर्मशाला हो, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर हो, एक के बाद दूसरा बड़ा शिक्षा का केंद्र हो या स्वास्थ्य का केंद्र हो, ये जो कोई नहीं दे पाया, ये भी मोदी जी ने ही संभव करके दिखाया है मेरे भाई और बहन। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और पीएम मोदी की इस सौगात को बीजेपी के चुनावी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पीएम मोदी हिमाचल में थे तो गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि वो पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अमित शाह ने गुपकार मॉडल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुपकार मॉडल लोगों को पत्थर और बंदूकें थमाता है, जबकि मोदी जी का विकास मॉडल विकास और रोजगार लाता है। आप एक बात बताइए, ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करो। मुझे सलाह देते हैं, जिन्होंने 70 साल तक यहां राज किया, वो लोग सलाह देते हैं पाकिस्तान से बात करो। मेरा स्पष्ट मत है, मैं पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहता। मेरे बारामूला के गुर्जर पहाड़ी और बकरवाल भाइयों को बात करना, मैं कश्मीर के युवाओं को बात करना। जरा खुली नजर से, खुले दिमाग से सोचिए, जिन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, इसने कश्मीर का क्या भला किया? आज पूरे देश के सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कश्मीर को भी वो रेस के अंदर हमें आतंकवादी की बताए हुए रास्ते पे नहीं है। कश्मीर का युवा देश के विकास में जुड़े, कश्मीर का युवा पढ़ लिख कर नौकरी प्राप्त कर उद्योगों के साथ जुड़े, ये करने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। दो मॉडल है, एक तो मोदी जी का मॉडल है जो विकास, शांति, सद्भाव और रोजगारी देता है, और एक गुपकार मॉडल है। गुपकार मॉडल ने क्या किया? पुलवामा का अटैक करा, और आज मोदी जी ने क्या कहा? पुलवामा में 2000 करोड़ के खर्चे से अस्पताल बनाने का काम किया। गुपकार मॉडल क्या कर रहा है? पाकिस्तानी आतंकवादियों को लाल जादम बिठाकर यहां पर ला रहा है। मोदी मॉडल क्या कर रहा है? 56,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को जमीन पर उतारकर मेरे बारामूला के युवाओं को रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी मॉडल कर रहा है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का आरोप है कि उत्तराखंड के हरिद्वार पंचायत चुनाव में वोटों की डकैती हुई। आजाद का कहना है कि बीजेपी ने जीते हुए प्रत्याशियों को हराकर लोकतंत्र की हत्या की। हम वो जो वोटों की डकैती के बाद प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो धांधलेबाजी कराने का, उसके पे भी हम लोग काम करेंगे। पुलिस जो है इसकी न्यायिक जांच करा ले तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बीजेपी के लोगों ने पथराव करके पुलिस के लोगों ने सरकार के साथ लाठीचार्ज किया। पंचायत चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाते हुए आजाद समाज पार्टी ने उत्तराखंड की बीजेपी सरकार से खुली जंग का ऐलान कर दिया है।
आजाद समाज का आरोप है कि हरिद्वार में 29 सितंबर को आए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों में भारी घपला हुआ है। पार्टी का दावा है कि टिकोला, मुंडलाना, सिरचंदी और सलेमपुर में उनके प्रत्याशियों को जीतने के बाद भी हारा हुआ दिखा दिया गया। देखिए, सबसे पहली सीट है टिकोला, जिसपे हमारा प्रत्याशी जीत गया था। मीडिया ने भी ये बात चला दी कि नया प्रत्याशी आया और जीत के आजाद समाज पार्टी का साफ चला गया। फिर दूसरी है मुंडलाना, जिसपे हमें 22 या 24 वोट से हारा हुआ दर्शाया गया। फिर तीसरी सीट है सिरचंदी, जिसपे हमें लगभग 150 करीब वोट से 600 वोट से जो प्रत्याशी आगे चला उसको 150 वोट से हरा के और उनको जबरन वहाँ से लाठी चला के भगाया गया। और चौथी सीट है सलेमपुर फर्स्ट, जिसपे हमारा प्रत्याशी 1200 वोट से आगे चल रहा था, उसको जबरन हराया गया। चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक जब प्रत्याशियों ने इस धांधली का विरोध किया तो सत्ताधारी बीजेपी ने आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के जरिए लाठीचार्ज करा दिया। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है कि अब भी पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को डरा धमका रही है। अगर ये अन्याय जारी रहा तो 21 अक्टूबर को 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज जिला मुख्यालय पर जुटने को मजबूर हो जाएगी। हमारी भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ता घुसते हैं, मौके का फायदा उठाते, पुलिस पे पथराव करते हैं। मैं मानता हूं कि उसके बाद जो वहां हुआ, जो तांडव हुआ, वो बहुत डरावना है। निर्दोष कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा गया। हमारे प्रदेश संयोजक महक सिंह जी को चोट लगी है, वो अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज हैं और बाद में उन पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। ये स्पष्ट होता है कि ये आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से डर गए। 21 तारीख को वोटों की डकैती, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है और जो दमन की कार्रवाई दलितों के खिलाफ की जा रही है, उसके खिलाफ हम जिला मुख्यालय पर आंदोलन करेंगे। मैं स्वयं मौजूद रहूंगा और कम से कम 1 लाख जो है भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। अगर सत्ता के दमन में पुलिस ये कार्रवाई करना चाहती है तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। 29 सितंबर को रुड़की में मतगणना स्थल पर आजाद समाज पार्टी ने प्रशासन पर धांधली का आरोप लगाते हुए जबरदस्त हंगामा किया था। उग्र प्रदर्शनकारियों ने मतगणना स्थल पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस झड़प में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कई पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई थी। सचिन गोस्वामी, रुड़की, न्यूज़ 24। आप देख रहे थे निष्पक्ष न्यूज। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24।